ओह गॉड अनन्या, कितनी बार कहूं कि अब मेरा तुमसे मन भर चुका है। सच कहूं तो अब मैं एक ही जैसी लाइफ जीकर बोर हो चुका हूं तुम्हारे साथ। अपनी माँ को देखो, आज भी तुमसे कितनी खूबसूरत लगती है। और सच कहूं तो बड़े उम्र की लेडीज हमेशा से मेरी पसंदीदा रही हैं। मुझे खुलकर बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ। शी इज रियली माई टाइप। और अब हम दोनों पति पत्नी हैं। इसका भी अब इस घर पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। मुझे तो शर्म आ रही है इस औरत को अपनी माँ कहते हुए भी, जिसे बिल्कुल शर्म नहीं आई, अपनी बेटी की सौतन बन बैठी। मुझे तो पहले से इनके लक्षण ठीक नहीं लगते थे। इनके इरादे शुरू से ही ठीक नहीं थे, लेकिन कभी नहीं सोचा कि वो इस हद तक गिर जाएंगी कि अपनी बेटी दामाद का घर तोड़ती जरा भी शर्म नहीं आई। बूढ़ी गोढ़ी लाल लगाम। आई डोंट केयर, ब्लडी टिपिकल बॉटम लेडीज। चले अथर और पतिदेव। ऑफ कोर्स डार्लिंग। दोनों ऊपर वाले कमरे में चले गए। उनकी ये शर्मनाक हरकत देखकर अनन्या और उसके ससुराल वाले हैरान थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक सास ने अपने ही दामाद से शादी कर ली? वैसे आज के इस कलयुग में ये कोई नई बात नहीं है। आजकल ऐसी बहुत सी जगह ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन अनन्या की लाइफ में ये नौबत क्यों आई? आखिर ये जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी की शुरुआत में। जब से तुम्हें देखा है ना, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। ऑफिस से लेकर घर तक बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। अब सच में कमाल लगती है। इस उम्र में भी ये रंग कितना खिलता है तुम पर। डार्लिंग, मेरे जलवे ही ऐसे हैं, इस उम्र में भी कईयों को घायल कर दूं। कईयों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो घायल हो ही चुका हूँ आपकी अदाएं देखकर सासू माँ। कॉल में महिमा डार्लिंग। वो दोनों वीडियो कॉल में बात कर रहे थे कि तभी अचानक से उसकी पत्नी अनन्या रसोई से कमरे में आ जाती है। वो झट से फोन कट कर देता है। ये लीजिए, बादाम डालकर आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। ऑफिस में काफी थक जाते हैं ना काम करके। हाँ, अभी भी बस क्लाइंट के साथ ही था मीटिंग में। ये कहानी है अथर्व और अनन्या की, जो कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अथर्व एक बड़े अमीर घराने का इकलौता बेटा था, जो दिखने में तो हैंडसम था ही, लेकिन साथ ही खूब पैसे वाला भी था। शादी का रिश्ता लेकर जब अथर्व अनन्या के घर आया था, तभी उसकी माँ को देख वो हैरान रह गया, क्योंकि अनन्या बहुत ही सिंपल लड़की थी और सादे कपड़े पहनती थी, लेकिन उसकी माँ उतनी ही मॉडर्न और स्टाइलिश थी। साथ ही वो बहुत ठरकी औरत थी, जिसका हर दूसरे नौजवान लड़के पर दिल आ जाता था। और खासकर अगर वो पैसे वाला हो तो क्या ही कहना। वो अपने हर शौक पूरे करती थी, फिर चाहे घर की जरूरत पूरी हो या ना हो। एक रोज शोरूम में। तुम इतने बड़े शोरूम में क्यों आ गई शॉपिंग करने? यहाँ तो देखकर ही लग रहा है सब कितना महंगा होगा। वाओ, ये वाली साड़ी कितनी गॉर्जियस है। इसका ब्लाउज कितना सेक्सी है ना। क्या प्राइस है इसका? मैडम 30,000 बस। क्या 30,000? हाँ तो अब ले लो ना, इतना चौंक क्यों रहे हो? तुम कैसी बातें कर रही हो महिमा? जानती हो ना, ये मेरे पूरे महीने की तनख्वाह है। ओफो, पता नहीं तुम्हारी ये कंजूसी कब खत्म होगी। मैंने कहा ना, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। पता है कल ही तुम्हारा बेटा बहू को 5,000 की साड़ी दिलवा कर लाया है। तुम भी ना महिमा, न जाने कब सुधरोगी। घर में जवान बेटी है, उसकी शादी के लिए भी तो पैसे इकट्ठे करने हैं ना। तो उसके चक्कर में मैं क्या अपनी खुशियों का गला घोट दूं? अपनी उम्र का थोड़ा तो लिहाज करो। ये आधे अधूरे कपड़े तुम्हें शोभा नहीं देते। अब क्या करूं, आज तो फंस गई इस खुसट बुढ़े के सवालों से कैसे बचकर निकलूं। डार्लिंग, पुष्पा है ना, उसने अपने यहाँ किटी पार्टी रखी है। उसने मुझे यही साड़ी पहनकर जानी है। अब अशोक को उसके लिए वो साड़ी लेनी ही पड़ती है। महिमा और अशोक के 2 बच्चे थे, बेटा सौरभ और उसकी पत्नी पायल, और एक बेटी अनन्या। उनकी एक मिडिल क्लास फैमिली थी, जिस कारण उन्हें हर छोटी बड़ी चीज के लिए सोचना पड़ता था। कुछ समय बाद अनन्या और अथर्व की शादी की बात चलती है, लेकिन अथर्व जब महिमा को देखता है तो देखता ही रह जाता है, और दोनों ही एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। कुछ दिनों में अथर्व और अनन्या की शादी हो जाती है। उसका आलीशान घर देख महिमा तो हैरान ही रह जाती है। अब वो अथर्व से चोरी छुपे मिलने भी जाती है। एक रोज। हेलो माय डार्लिंग। मैं पिछले 1.5 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अब आ रही हो? ओह माय स्वीटू, माय बाबू, माय सोना मोना, तुम ऐसे एंग्री बर्ड बन के रहोगे तो मैं चली जाऊंगी। वो जैसे जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो अथर्व उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और गले से लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ अनन्या अपने कमरे में अपनी और अथर्व की फोटो लगाती है। साथ ही उसके लिए कैंडल लाइट डिनर का भी अरेंजमेंट करती है।
ऐसे ही कुछ समय बीतता है और सास और दामाद के बीच प्यार दिन पर दिन पनपता रहता है। अथर्व महंगे महंगे गिफ्ट्स लाकर महिमा को देता। कुछ समय बाद अनन्या गर्भवती हो जाती है। मुबारक हो, आप ट्विंस बच्चों को जन्म देने वाली हैं। सच में डॉक्टर? वाह! बहू, अब तो तू अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना। घर के कामकाज के लिए नौकर चाकर हैं। जी माँ जी। अनन्या के गर्भवती होने के बाद से तो अथर्व और भी ज्यादा महिमा के करीब जाने लगता है। देखते ही देखते 8 महीने बीत जाते हैं। तभी एक रोज अनन्या के पिता अशोक का फोन आता है। मेरी प्यारी बच्ची, ईश्वर तुम्हें चांद सा बेटा और बिटिया दे। मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि अब तुम्हारा 8वां महीना चढ़ गया है, तो मैं कल तुम्हारी विदाई करवाने आ रहा हूँ। पर पिताजी, डॉक्टर ने मुझे सफर करने के लिए साफ साफ मना किया है, वरना मैं आ जाती। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे ससुराल भेज रहा हूँ, ठीक है ना? जी ठीक है पापा। ये सुनकर पीछे खड़ी महिमा बड़ी खुश होती है। ये खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। अथर्व डार्लिंग, मैं आ रही हूँ। कुछ दिन बाद महिमा अपनी बेटी के अमीर ससुराल आ जाती है। महिमा की अतरंगी सी साड़ी और डिजाइनिंग ब्लाउज देखकर उर्मिला बड़बड़ाने लगती है। इस औरत में शर्म नाम की जरा भी चीज नहीं है। बेटी दामाद के घर आई है तो थोड़ा सलीके से कपड़े पहनकर आना चाहिए था। देखो कैसे अंग प्रदर्शन कर रही है। माँ सही तो है कपड़े, क्या खराबी है? और वैसे भी उस उम्र में भी वो कितनी जवान और खूबसूरत लगती हैं। ये तू कैसी बातें कर रहा है? सास है वो तेरी। अनन्या बेटी, तू मुझे मेरा कमरा दिखा दे। आई एम वेरी टायर्ड। हाँ, आओ माँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। माँ, ये रहा तुम्हारा कमरा, ठीक मेरे कमरे के बगल में। मैं आपके लिए मैंगो शेक लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच डार्लिंग। ये कहकर अनन्या मैंगो शेक बनवाने चली जाती है। महिमा बड़े गौर से उस बड़े से शानदार कमरे को देख रही थी। मजा तो तब है जब ये परमानेंट कमरा मेरा ही हो जाए। तभी अथर्व कमरे में आकर महिमा को अपनी बाहों में भर लेता है। ओ डार्लिंग, तुमने कमरा ठीक से लॉक कर दिया है ना? यस डार्लिंग। वैसे इस साड़ी में तो तुम कत्ल कर रही हो। ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुम कई दिनों से मुझे प्यार के झांसे में रखे हुए हो। तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं? जरूर करूंगा डार्लिंग, लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो रात को अकेले में छत पर मिलने आओगी। अब इसी तरह वो अपनी बेटी के ससुराल में रहकर अपने दामाद को अपने प्रति रिझाती है। कभी ढेर सारा मेकअप लगाकर तो कभी छोटे कपड़े पहनकर, जिसे देखकर अनन्या की ननद को भी शक होने लगता है। एक रात वो दोनों को छुपते छुपाते छत पर जाते देख लेती है। ओह गॉड, इसका मतलब मेरा शक सही था। ये महिमा आंटी खराब नियत की औरत है। मुझे भाभी को बताना होगा, मगर वो गर्भवती है। मैं क्या करूं, कैसे बताऊं? अब प्रिया सही मौके का इंतजार करती है, लेकिन एक रोज ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। महिमा और अथर्व दोनों शादी कर लेते हैं, जिससे अनन्या पूरी तरह टूट जाती है। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और बीमार हो जाती है। वहीं जब इस बात का पता अशोक और उसके बेटे बहू को लगता है तो ये घटिया औरत कभी नहीं सुधर सकती। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, इसने मेरी बेटी के घर को तबाह करने की कोशिश की है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। महिमा अब अपनी बेटी के ससुराल में ही शादी करके रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन अब अथर्व से भी भरने लगा, क्योंकि उसकी मुलाकात अब उससे भी अमीर और हैंडसम लड़के से हो गई, जिसका नाम अर्जुन था। उसे देखकर उसका दिल फिसल जाता है। अब वो उससे भी मिलने जुलने लगती है। सच कहूँ तो अर्जुन, तुम इतने स्मार्ट, हॉट, हैंडसम हो कि तुम्हारे आगे मुझे अथर्व घर की मुर्गी दाल बराबर लगता है। ओह रियली? वैसे आप भी मुझे काफी पसंद है। आई लव यू। तभी वहाँ पर अथर्व आ जाता है और महिमा को रंगे हाथ पकड़ लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेशर्म औरत निकलोगी। तुम्हारे लिए मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, मगर तुम किसी भी रिश्ते लायक नहीं हो। इतना कहकर अथर्व अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अपने पति को इतना गिड़गिड़ाकर और माफी मांगते हुए देख बेचारी अनन्या उसे माफ कर देती है और उसके साथ एक बार फिर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। तो वहीं वो लड़का अर्जुन भी उसे छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो सौरभ का ही भेजा हुआ दोस्त था। फिर अशोक और उसका बेटा भी महिमा को घर से निकाल देते हैं और इस तरह महिमा न घर की रहती है न घाट की। अब वो दर दर की ठोकरें खाने लगती है और भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगती है।